साइंस या अंधविश्वास अभी का सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा, जिस मुद्दे के ऊपर लोग पूरी जानकारी लिए बिना ही अपनी राय बना लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि कहीं ना कहीं पर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है बिकॉज ऑफ रिलीजन, ठीक है। और दूसरी तरफ ये वाली जो बात उठी थी वो और ज्यादा तूल पकड़ लेती है जब एक यूट्यूबर जो 3.38 मिलियन सब्सक्राइबर बेस के साथ में एक लाइव न्यूज चैनल के ऊपर बोल देती हैं कि ये सब तो ट्रिक है, टेक्निक है, ये सारी कहानी होती है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले और मुझे जज करने से पहले आप लोगों से मैं यही बोल दूंगा कि वीडियो को पूरा देख लेना। हम सारे एस्पेक्ट पे यहां पर नजर डालेंगे, चाहे वो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हो या ये कहानी की शुरुआत की, आखिरकार ये कहानी की शुरुआत हुई कहां से है। हम सारी चीजों को एक बार समझ लें, जान लें। उसके बाद में कमेंट बॉक्स पूरा खुला हुआ है जहां पर आप लोग चाहो अपनी जो राय है वो पूरी तरह से दे सकते हो, ठीक है जी। तो भैया बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ये जो मुद्दा था ये शुरुआत कहां से हुई थी। मुद्दे की शुरुआत हुई थी कि जब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी नागपुर गए थे, तो नागपुर में इनका सम्मेलन था। ये सम्मेलन था, सम्मेलन तो क्या था, ये एक्चुअली में राम कथा करने गए थे, क्योंकि ये खुद ही अपने आप को बोलते हैं कि भाई मैं कोई चमत्कारी पुरुष नहीं हूं या मैं कोई महात्मा नहीं हूं, मैं सिंपल सा एक कथावाचक हूं, ठीक है। वो ये बात बोलते हैं। तो जब ये 5 जनवरी को नागपुर में गए तो इनका कार्यक्रम था कथा का 5 से 13 जनवरी तक का। अब कथा का जो ये शेड्यूल था उसके लास्ट 2 दिन में इन्होंने कहा था कि एक दरबार लगाया जाएगा। और जो लोग बागेश्वर धाम को जानते हैं उन्हें पता ही है कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी बैठते हैं दरबार में और कई सारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारा एक इसका एस्पेक्ट था। अब देखो इस बीच हुआ क्या। नागपुर शहर में जब ये कथा वाच रहे थे तो उस टाइम पे कथा वाचन के बीच में, ये बात है 8 जनवरी की, तो 8 जनवरी को यहां पे एक वकील जिनका नाम था आभा सिंह जी, तो इनके जरिए इनके ऊपर केस कर दिया गया। केस जो किया गया वो केस अंडर आता है ब्लैक मैजिक एक्ट के, ठीक है जी। अब भैया ये जो ब्लैक मैजिक एक्ट है वो क्या कहानी नया लेकर आया, क्योंकि देखो हुआ क्या था एक्चुअल में कि आप लोग को पता ही है कि कई सारे हो सकता है जो आप बोलते हो कई बार कि भैया कुछ लोग जो रहते हैं वो वाकई में भी चमत्कारी होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो ढोंगी होते हैं। तो भाई देखो पहचान पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। मैं किसी को भी चमत्कार या किसी को भी ढोंगी नहीं बोल रहा हूं, बट हाँ एक कॉमन सेंस में हम लोग बात करते हैं तो कई सारे ऐसे लोग आपस में मिक्स्ड होते हैं जिसमें हमें नहीं पता है कि कौन चमत्कारी है और कौन यहां पर ढोंगी है। तो इस बात को उजागर करने के लिए नागपुर शहर, जिसे पोल खोल शहर के नाम से भी जाना जाता है, तो नागपुर शहर के अंदर क्या हुआ कि सबसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा 2013 में एक एक्ट पास किया गया जिसको कहा जाता है ब्लैक मैजिक एक्ट, जिसके तहत यह बोला जाता है कि अगर कोई भी अंधविश्वास को फैलाता है तो इस अंधविश्वास को फैलाने वाले को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो बेसिकली जो केस हुआ था धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर तो वो भी इसी वजह से हुआ है, ठीक है जी। ये है किस्सा। अब बात कर लेते हैं कि भैया ये केस किसके द्वारा, मतलब ये जो इनिशिएटिव है किसके द्वारा करा गया, तो ये करा गया था ये श्याम मानव जी के द्वारा, ठीक है भाई साहब। ये कौन है, इनका नाम है श्याम मानव। अब ये जो श्याम मानव है पहले इनके बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग बात कर लेंगे भैया जो हमारे शास्त्री जी हैं इनके बारे में। बागेश्वर धाम के महाराज हैं, काफी अच्छा नाम है इनका, काफी बढ़िया इनका दरबार लगता है, कथाएं वगैरह चलती हैं। मैं भी गया हूं 1-2 बार कथा में सुनने के लिए, मुझे भी पता है कैसा क्या रहता है, ठीक है। तो अब जरा इस पे हम लोग जान लेते हैं। तो भैया जो श्याम मानव जी हैं इनका एस्पेक्ट यहां पर यह निकल कर आता है कि ये बोलते हैं कि बचपन में मुझे भूत लग गया था। अब जब मुझे भूत लगा तो मैं कई सारी उल्टी सीधी हरकतें करता था, बड़ा डिप्रेस्ड रहने लग गया, बड़ी समस्याएं होती थी। तो इस वजह से भूत भगाने के लिए ये कई सारे बाबाओं के पास में गए। जब ये कई सारे बाबाओं के पास में गए तो उन्होंने इनको अलग अलग तरीके बताए। किसी ने बोला कि भैया मेरा जो झूठा है वो खा लो, किसी ने बोल दिया कि वो खा लो इससे भूत उतर जाएगा, किसी ने बोल दिया वो खा लो उससे भूत उतर जाएगा। तो बेसिकली इनके साथ में कहानी क्या हुई कि इनको कई सारे ऐसे फ्रॉड बाबा मिले जिन्होंने भूत भगाने के नाम पे इनके साथ में बहुत सारा ऐसा काम किया था, ठीक है। तो इनका एस्पेक्ट ये था। तो इन्होंने क्या सोचा कि भैया अगर इस तरह से अंधविश्वास लगातार फैलता जाएगा
तो उसको तो हमें रोकना पड़ेगा। तो इसलिए महाराष्ट्र सरकार से बात करके इन्होंने 2013 में एक एक्ट पास किया या एक एक्ट पास करवाया जिसको कहा गया ब्लैक मैजिक एक्ट। ठीक है भाई साहब, क्या कहा गया? ब्लैक मैजिक एक्ट कहा गया। अब भैया देखो, मैं तो थोड़ा साइंस वाला बंदा हूं, तो यहां वाली जो ये ब्लैक मैजिक एक्ट की जो टेक्निकल टर्म्स वगैरह हैं उसके मुताबिक मैं इतना जानता नहीं हूं, परंतु हां, हमारे जो स्टाफ मेंबर हैं उसमें है हमारी श्वेता पांडे मैडम जो कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हैं, तो उनका जो ये विषय है ना, इससे भी बहुत अच्छा खासा नाता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना ब्लैक मैजिक एक्ट के बारे में। तो श्वेता मैडम से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो इसको डिटेल से समझा सके। ठीक है, वापस अपनी कहानी पे आते हैं फटाफट फुर्ती से। तो भैया श्याम मानव जी के साथ घटित घटना की वजह से उन्होंने 2013 में यह एक्ट पास करवा दिया, जिससे कि उन्होंने बोला कि अगर कोई अंधविश्वास फैलाता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, इनका यह बोलना था कि भैया मैं जब यहां पर नागपुर में गया और नागपुर में जाने पर 5 से 13 जनवरी तक जो राम कथा चल रही थी मैंने उसको ऑब्जर्व करा, मैंने उसको देखा। अब उसे देखने के बाद में मुझे यहां पर यह कहानी पता चली कि भाई साहब 8 तारीख तक जब मैंने इस कथा को देखा तो उसके बाद में मुझे लगा कि भैया यहां तो कहीं ना कहीं अंधविश्वास फैल रहा है। यह इनका मानना था। ठीक है, किनका मानना था? श्याम मानव जी का मानना था। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू पे इन्होंने क्या समझाया सामने वाले को कि भैया ये तो एक तरह से कानून का उल्लंघन हो रहा है, इस वजह से क्या होना चाहिए, इस वजह से इन पर केस होना चाहिए। किन्होंने बोला? श्याम मानव जी ने बोला। ठीक है, तो ये कहानी थी किनकी तरफ से? श्याम मानव जी की तरफ से। अब देखो, अब जरा बात कर लेते हैं हमारे आचार्य धीरेन्द्र जी की। तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में अगर आप लोग जानते हो या नहीं भी जानते हो तो आपको बता दिया जाए कि इनका जो जीवन व्यापन था ना, जो शुरुआती जीवन था, अभी की बात करा जाए तो इनकी जो उम्र है वो है 26 वर्ष। ठीक है, 26 ईयर्स ओल्ड, बहुत ही ओजस्वी, बहुत ही बढ़िया तरीके से राम कथा सुनाने वाले, एक अपने आप को कथावाचक बोलते हैं ये। इस बात को भी मैं पहले क्लियर कर दूं, इन्होंने कभी भी इस बारे में नहीं बोल के रखा है कि मैं दूसरों की समस्याएं दूर करता हूं, ऐसा। इन्होंने सीधी सी बात बोली है, मैं कथावाचक हूं। बचपन से हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो हनुमान जी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि भाई अगर कोई समस्या लेकर मेरे पास में आता है तो मैं उनके आशीर्वाद के थ्रू उनकी समस्या को दूर कर देता हूं। यह किनका बोलना है? आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का बोलना है। अगर इनके आप बचपन को देखोगे, बहुत ही गरीबी में जीवन व्यापन हुआ था, पढ़ने में बहुत ही ज्यादा तेज थे, परंतु बचपन में इनके पास में इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि ये कॉपी किताब वगैरह खरीद सके। तो जैसे तैसे करके इन्होंने क्या करके रखा हुआ है कि अपने आप को आगे बढ़ाया, खूब सारा ज्ञान अर्जित करा, और ज्ञान अर्जित करने के साथ साथ में मैंने भी इनको सुना है काफी ज्यादा ओजस्वी रूप से कथावाचन करते हैं। और देखो, इनकी जो कथावाचन है ना, इस पे इनको भी कोई ऐतराज नहीं है। श्याम मानव जी ने दैनिक भास्कर को अपना एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि यहां पर जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनके कथावाचन पे मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं खुद अपने बच्चों को बोलता हूं कि जाके राम कथा एक बार सुनो, परंतु समस्या की मेन जड़ है वो कहां पर है? मेन जड़ जो निकल कर आई वो ये निकल कर आई कि भैया कथावाचन के पश्चात जो दरबार लगता है, तो यहां पर यह बोला जाता है कि स्पेसिफिकली दरबार में सिंहासन पर बैठते टाइम पर कुछ ऐसी शक्तियां या बोला जाए कुछ ऐसा चमत्कार कर देते हैं हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी कि वो लोगों के बिना बताए ही उनके नाम जान लेते हैं, उनकी समस्याएं जान लेते हैं, ये सारी चीज ये जान लेते हैं। अब इस बात पे श्याम मानव जी क्या बोलते हैं कि बोले भैया ये वाली जो आप करते हो ये तो सरासर धोखा है। कई सारी जो आपके पास में माइंड की टेक्निक्स होती जिनके बारे में अभी मैं आगे डिटेल से बात करूंगा कि कौन कौन सी ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक को इन लोगों ने पॉइंट आउट करा है जिसके थ्रू यहां पर बोला जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी चमत्कार करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ये कहानी सारी चल रही थी। अब इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। इस कहानी में नया ट्विस्ट ये आया कि श्याम मानव जी ने चैलेंज कर दिया बागेश्वर धाम के महाराज को कि भैया आप जो लोगों को यहां पर बोलते हो कि भैया बिना बताए उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन बता देते हो, तो एक काम कीजिए, आप आइए हमारे पास में, हम साइंटिफिक मेथड से 10 लोग आपको घेर कर खड़े रहेंगे, साथ ही साथ में कोई मोबाइल फोन नहीं दिया जाएगा, कोई पत्रकार को वहां पास में नहीं रखा जाएगा। आपको इस सिचुएशन में पूरे साइंटिफिक एटमॉस्फेयर में यही चमत्कार को दोबारा करके दिखाना है।
ठीक है, यह कहानी किसने बोली थी? यह कहानी बोली है श्याम मानव जी ने। अब शुरुआत में इन्होंने यह बोला कि अगर आप ये करके दिखा देते हो तो 30 लाख रुपए मेरी तरफ से मैं आपको दूंगा, साथ ही साथ में मैं बोलना छोड़ दूंगा कि अंधविश्वास जैसी कोई चीज होती है, मैं आपको चमत्कारी मान लूंगा। ये इनका बोलना था। शुरुआत में क्या हुआ, आचार्य धीरेन्द्र महाराज जी थोड़ा रुष्ट हो गए। उन्होंने बोला कि यार आप भगवान के नाम पर इस तरह से मुझे बोल रहे हो, इस तरह से सारी कहानी कर रहे हो, तो ये गलत है। और यह मुद्दा तब और ज्यादा तूल पकड़ लिया जब यह पता चला कि श्याम मानव जी के जो गुरु थे वो थे डॉक्टर इब्राहिम, जो कि बेसिकली एक ईसाई थे और वो केरल से बिलोंग करते थे और फिर वो श्रीलंका शिफ्ट हो गए। खैर अभी उनकी डेथ हो चुकी है। तो यह मुद्दा थोड़ा सा रिलीजियस साइड पे भी और निकलता चालू हो गया ना। अब बात कर लेते हैं कि यहां पर एक महाराज जी के द्वारा एक तुष्टिकरण दिया गया है, जिसके बारे में यह बोला गया था कि भैया जब मैं दरबार में बैठता हूं अपने सिंहासन पर, तभी ये सारी की सारे चमत्कार मेरे तरफ से होते हैं। तो अब इस बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पुरातन काल में चले जाएं तो आपको पता होगा एक सिंहासन बत्तीसी करके आपने कहानी सुनी होगी। अगर आप में से सिंहासन बत्तीसी से सब लोग परिचित हैं तो आपको पता होगा कि उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य जिन्हें राजा भोज कहा जाता था, तो उनको मतलब उनका जो राज्य था वहां पर एक चरवाहा था जो एक टीले पर बैठकर हर किसी की समस्या का समाधान किया करता था। तो जो राजा भोज थे, तो राजा भोज ने क्या करा, उस टीले की खुदाई कराई और उस टीले की खुदाई कराने पर वहां पर निकला सिंहासन बत्तीसी, जिसमें 32 पुतलियां थी, कठपुतलियां जुड़ी हुई थी, जो एक एक करके राजा का टेस्ट लिया करती थी, कहानी के थ्रू उन्हें समझाया करती। तो ये एक लोक कथा के रूप में प्रचलित है। तो कहीं ना कहीं यहां पर हम इस बात से नकार नहीं सकते हैं कि हमारे जो पुराने लेख हैं या जो पुरानी कहानियां हैं, लोकोक्तियां हैं, तो उनके अंदर भी ऐसा जिक्र मिलता है कि भाई कुछ ऐसे सिंहासन या कुछ ऐसा पर्टिकुलर टाइम होता है जहां पर हर किसी की ये जो चमत्कारी शक्तियां होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, या फिर बोला जाए कि कुछ जो सुपरनेचुरल पावर होती है वो एक्टिवेट हो जाती हैं। तो ये दोनों तरफ के एस्पेक्ट निकल कर आते हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं, वापस कहानी पर आते हैं भैया हमारे श्याम मानव जी के ऊपर। तो जब इनके ऊपर रिलीजियस कहानी बनाई गई कि भैया डॉक्टर इब्राहिम के आप शिष्य हो, तो ऑब्वियस बात है आप एक धर्म विशेष के खिलाफ तो बिल्कुल बोलोगे ही बोलोगे। तो उन्होंने बोला कि भैया ऐसी बात नहीं है। मेरे अगर गुरु की बात की जाए तो भैया दो गुरु के बारे में इन्होंने बोल के रखा था, एक आचार्य विनोबा भावे और एक दादा धर्म अधिकारी। दोनों अपने अपने लेवल पर या बोला जाए अपने अपनी फील्ड में सबसे बेस्ट पर्सन हुआ करते थे। ठीक है, तो यहां से यह बात भी क्लियर हुई। तो यहां पर अभी इनकी सब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी। अब बात कर लेते हैं कि कंट्रोवर्सी ने तूल कब पकड़ा। कंट्रोवर्सी ने तूल तब पकड़ा जब एक 3.38 मिलियन सब्सक्राइबर बेस वाले एक जो आप इनको पहचानते होंगे सुहानी शाह के नाम से फेमस है, कई सारे फिल्मकार के साथ में इनके इंटरव्यू हैं जिनको ये लोग शॉक कर देते हैं, बिल्कुल शॉक में डाल देते हैं। और इनको जाना जाता है किसकी वजह से, क्योंकि ये बहुत अच्छी माइंड रीडर है। ठीक है, ये क्या कर लेते हैं, दिमाग को पढ़ लेते हैं। आपको कुछ ऐसा बोलते हैं कि बोले हाँ वहां पर आप एक व्यक्ति का नाम सोचो, ऐसा करो वैसा करो, तो इन्होंने क्या बोल दिया कि ये सारी एक टेक्निक होती है, जिस आप टेक्निक के थ्रू सामने वाले की साइकोलॉजी को पढ़कर इस नाम को जान लेते हो। इन्होंने ये बोला, इन्होंने बहुत सारे उसमें करके भी दिखाया, ऐसा होता है ऐसा होता है। परंतु जब इनसे यह पूछा गया कि भैया अगर ये मैजिक ट्रिक होती है तो जरा ये भी तो बता दीजिए कि इसके पीछे का राज क्या है। तो इन्होंने क्या बोला कि यार अगर हमने ये टेक्निक बता दी तो हमारी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी, सभी लोग सीख जाएंगे। और ये खुद ही बोलती हैं कि पिछले 25 सालों से मैं लगातार इस चीज की प्रैक्टिस कर रही हूं कि लोगों का दिमाग आखिरकार किस तरह से पढ़ा जाए। तो किस तरह से पढ़ा जाए, तो सभी लोग इसको क्या सोचते हैं, जादूगरी सोचते हैं। ठीक है, और उसी वजह से लोग बहुत शॉक हो जाते हैं कि भैया ये सुहानी शाह जो है ये तो बिल्कुल जादूगर की तरह काम करती है, जादूगरों की तरह ही बात करती है। परंतु कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन्होंने भी अपने इंटरव्यू में बोला है कि सर ये एक सारे के सारे साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होते हैं। अभी बात कर लेता हूं मैं मेन टॉपिक के ऊपर, जहां पर धीरे धीरे करके हम लोग आ रहे हैं। 4 ऐसी मेथड्स होती हैं, या बोला जाए साइकोलॉजी के अंदर 4 ऐसी टेक्निक होती हैं जिसके थ्रू हम लोग माइंड रीड कर सकते हैं। पहला होता है आपके पास में मेंटलाइजिंग, जिसमें भी 2 तरीके होते हैं, कोल्ड एंड हॉट। सेकंड होता है टेलीपैथी। थर्ड होता है पैसिव इमोबिलिटी। फोर्थ होता है एम्पैथिक एक्यूरेसी। और इन सभी टेक्निक को तभी अप्लाई किया जाता है जब एक केमिकल इंबैलेंस जनरेट होता है हमारे माइंड में। अब उस पर भी बात करूंगा मैं, चलो जरा सीख लेते हैं इसको। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं मेंटलाइजिंग की। मेंटलाइजिंग में 2 तरीके होते हैं।
एक होता है कोल्ड, एक होता है हॉट। ठीक है भाई साहब, दो तरीके होते हैं, कोल्ड और हॉट वाले। अगर मैं बात करता हूं तो ये जो मैजिशियन होते हैं ये कोल्ड मेंटलाइजिंग को बताते हैं। कोल्ड मेंटलाइजिंग मतलब क्या करना, कि जब कभी भी आपने ऐसे जादूगरों को देखा होगा तो हमेशा वो आपको क्या करते हैं, ताश के पत्ते देते हैं कि इस ताश के पत्ते में से काम करो, अपना एक पत्ता सिलेक्ट करो। ठीक है, जब भी ये इस तरह से करते हैं तो ये यहां पर एक काम करते हैं, जो आपकी चॉइस होती है ना उसको बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव बना देते हैं। मतलब ये पूरी दुनिया जहान की बात नहीं करते हैं, ये बोलते हैं कि भैया इस ताश के पत्ते में से क्या करो, एक कार्ड को सिलेक्ट करो। तो ये क्या हो जाएगा, कोल्ड मेंटलाइजिंग हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं दो बहुत ही फेमस यूट्यूबर्स की, एक है करण सिंह और दूसरे हैं सुहानी शाह, ये तरीका अपनाते हैं हॉट मेंटलाइजिंग का। हॉट मेंटलाइजिंग में क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है और उस एटमॉस्फेरिक बबल के अंदर ही ये सारी कहानी घुमाते हैं। अगर आप इनके किसी के भी इंटरव्यू देखोगे या इनकी ट्रिक देखोगे तो हमेशा इनकी ट्रिक में आप एक कॉमन चीज पाओगे। ये क्या बोलते हैं कि यार आपका कोई पहचान का दोस्त है, उसको याद करो, बोले उसका नाम लो, बोलो 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 बोलो, ये करके वो करते हैं। अब होता क्या है कि इन्होंने जो सबसे ज्यादा इस हॉट मेंटलाइजिंग टेक्निक का यूज करना सीखा है, वो सीखा है भैया आपके बॉडी पोस्चर से। क्योंकि मैं खुद भी इनके इंटरव्यू वगैरह देखता रहता हूं, इनके मैजिक शो वगैरह में देखे, तो वहां पर मैंने एक चीज को नोटिस करा कि जब भी कोई बंदा किसी भी नाम को मन में दोहराता है ना, तो सिर्फ वो मन में नहीं दोहराता है, उसके पता है फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। जाके देख लेना पुराने इंटरव्यू, सही मत पता चल जाएगा। अगर किसी को मेरा नाम है, जैसा मेरा नाम है राहुल, अगर ये राहुल दोहराना है तो पता है उसका एक सीक्वेंस चलेगा, जो मुंडी हिलाने का या फिर उस चीज को रिपीट करने का एक सीक्वेंस चलता चले जाएगा। तो ये बहुत छोटे छोटे से जो ऑब्जर्वेशन होते हैं बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, ये इसको पकड़ते हैं। और ऐसा नहीं कि आप एकदम से सब कुछ सीख जाओगे। ये खुद बोलती हैं कि भैया मेरे को 25 साल लग गए इस कला में महारत हासिल करने के लिए, कि आपके फेस में होने वाले छोटे से छोटे एक्सप्रेशन को भी ये क्या कर लेती हैं, नोट डाउन कर लेती हैं। ठीक है, ये कहानी होती है। तो इस तरह से ये कहानी होती है किसकी, हॉट मेंटलाइजिंग तरीके की। अब यहां पर जो हॉट मेंटलाइजिंग तरीका है, इससे ये क्या करते हैं, माइंड की रीडिंग कर लेते हैं, सामने वाले का दिमाग पढ़ लेते हैं। तो भैया मेंटलाइजिंग तरीका ये होता है, सामने वाले का दिमाग पढ़ना। या तो उसकी चॉइस लिमिटेड कर दो, ठीक है, उसको क्या कर दो, लिमिटेड चॉइस दे दो, ताश के पत्तों में से एक कार्ड खींचने के लिए दे दो। या फिर वो यहां पर कहानी बना देते हैं हॉट मेंटलाइजिंग की, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दो, उस एटमॉस्फेयर के तहत ही सामने वाला सोचे, सोच के उस बारे में बार बार दिमाग में रिकॉल करे। हमेशा बोलते ना कि उसका नाम लो, बार बार नाम लो, जिससे कि फेस पे एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज होते चले जाते। दैट इज हॉट मेंटलाइजिंग। इसके बाद में आता है हमारे पास में टेलीपैथी। टेलीपैथी के बारे में तो यार देखो कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, कई सारे ऑफिशियल, कई सारे अनऑफिशियल एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जिसका रिजल्ट अभी तक कंप्लीटली क्लियर नहीं है कि वाकई में कोई टेलीपैथ होते हैं या नहीं होते हैं, जो सिर्फ ब्रेन सिग्नल्स को या फिर एटमॉस्फेयर में जो फोटॉन्स होते हैं उनके थ्रू दिमाग के सिग्नल्स को पकड़ सके। तो ये क्या होता है, टेलीपैथी। तीसरा वाला जो हम लोगों के पास में था, तीसरा वाला कौन सा था, ये पैसिव इमोबिलिटी। पैसिव इमोबिलिटी तुम लोग देख लोगे, पैसिव इमोबिलिटी कहां देखने को मिल जाती है, मां बेटे के रिश्ते में। कभी भी देखना, आपने एक चीज ऑब्जर्व करके रखी होगी कि बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी सिचुएशन हो, आपकी मदर क्या कर लेती हैं, बिना बोले जान जाती हैं। अगर आप थोड़े से भी डिप्रेस होते हो या अंदर से किसी बात की खुशी होती है, कुछ बोलना है, कुछ भी करना है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मदर होती हैं वो क्या कर लेती है, इस बात को जान लेती हैं। तो ये भी एक तरीका का माइंड रीडिंग ही होता है कि आपके एक्शंस के थ्रू या फिर आप किसी के इतने क्लोज हो तो उससे माइंड की रीडिंग कर ली जाती है। तो एक तरीका यह भी होता है, ये तो आप रियल लाइफ में देखते ही हो। तीसरा तरीका जो हमारे पास में था, एक्यूरेसी को क्रिएट करना। एक्यूरेसी को क्रिएट करते टाइम पर क्या होता है कि अगर मैं बोलता हूं एम्पैथिक एक्यूरेसी के बारे में, तो एम्पैथिक एक्यूरेसी का मतलब होता है कि यार सामने वाले की जगह अपने आप को रखकर देखो। जैसे तुमने शर्लक होम मूवीज देखी होगी, तो शर्लक होम क्या करता था कि जो अपराधी है उसने अपराध किस तरह से करा होगा, तो खुद को उसकी जगह पर रखता था और खुद को उसकी जगह पर रखकर सोचता था और उस तरह से वो क्या करता था, उस अपराधी का पता लगाता था। तो ये भी एक तरीके से क्या होती है, माइंड रीडिंग। पुलिस भी इसका कई बार सहारा लेती है, क्राइम सीन को रिक्रिएट करती है और उसके बाद में मेंटालिटी जानती है कि भैया क्रिमिनल ने आखिरकार ये करा तो क्यों करा। तो सारे ये तरीके क्या हैं, ये सारे माइंड रीडिंग के तरीके हैं। परंतु इन सब से आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सारी माइंड रीडिंग का तरीका तभी काम करता है जब
यहां पे हमारे ब्रेन में होता है केमिकल इंबैलेंस, जो कि होता है एक हार्मोनल इंबैलेंस। हमारा ब्रेन दो तरह के हार्मोन्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी दिखाता है, एक होता है डोपामाइन, एक होता है सेरोटोनिन। अब इन दोनों की खासियत यह होती है कि डोपामाइन के बढ़ने से आपको भयंकर खुशी का एहसास होता है। तो आपने देखा होगा ना, घर वाले बोलते हैं भैया बहुत तेज, बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, देखना आगे जाके रोना ना पड़े। ठीक है, बोलते हैं कि बोले बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, देखना रोना ना पड़े। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी वही बात होती है कि भैया एक समय होता है जब डोपामाइन का लेवल बहुत ज्यादा पीक कर जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो लेवल जैसे गिरे तो तुम उदास हो जाओ। तो ये कहानी भी रहती है। खैर वो कुछ अलग बात है, परंतु अगर डोपामाइन और सेरोटोनिन की बात करते हैं तो यही दो हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कॉन्फिडेंस जगाते हैं, साथ ही साथ में हमें एनर्जी देते हैं किसी भी काम को करने के लिए, और साथ ही साथ में हमारी मेंटल स्टेट को भी मेंटेन करने के लिए यही काम करते हैं। परंतु अब समस्या यहां पर यह आ जाती है कि भैया अगर वापस से दरबार पे जाएं तो दरबार पे क्या होता है, अधिकतर ऐसे लोग आते हैं जो लोग पहले से ही बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, जिनका डोपामाइन लेवल बहुत ही ज्यादा कम होता है। जब किसी पर्सन का डोपामाइन लेवल या सेरोटोनिन लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है ना, तो देखो डिफिशियंसी क्या करता है, इंक्रीज्ड अग्रेशन, सुसाइडल बिहेवियर्स, साथ ही साथ में डिफिशियंसी में कॉज लैक ऑफ मोटिवेशन एंड मसल्स ट्रेमोर्स। मतलब इन दोनों के कम होने की वजह से ऑलरेडी बंदा डिप्रेशन में चले जाता है, और इसी वजह से जब कभी भी डिप्रेशन का किस्सा निकलता है ना, तो एंटी डिप्रेशनल फ्रूट्स या बोला जाता है एंटी डिप्रेशनल मेडिसिन होती हैं, तो उनके अंदर डोपामाइन और सेरोटोनिन को बढ़ाने वाले आपको दवाइयां दी जाती हैं। खैर ये अलग टॉपिक है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से बॉडी पे डिप्रेशन जनरेट होता है, हमारे माइंड में केमिकल इंबैलेंस होता है, उसके ऊपर भी मैं बनाऊंगा। परंतु अब वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखते हैं तो दोनों पक्षों को अगर देखा जाए तो यार अगर मैं साइंस के एस्पेक्ट से देखूं तो साइंस के एस्पेक्ट से भैया ऐसे लोग ज्यादा दरबार में जाते हैं जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, जिनका डोपामाइन लेवल काफी ज्यादा कम हुआ है, सेरोटोनिन लेवल बहुत ज्यादा कम होके रखा हुआ है। तो उनके ऊपर ये जो मैजिक ट्रिक्स होती हैं बहुत जल्दी काम कर जाती हैं, उनको इन्फ्लुएंस करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं कि भैया हमारे किसी चमत्कार के रूप में इसे देखा जाए, तो हमें भी मालूम है कि भैया ये कहानी बिल्कुल जग प्रचलित है, और उज्जैन के ही थे राजा विक्रमादित्य, राजा भोज जिन्हें कहा जाता है, तो उनको सिंहासन बत्तीसी की प्राप्ति हुई। अब अपने टाइम के बहुत ही ज्यादा दयालु राजा हुआ करते थे वो। उन्होंने हर तरह के जो भी कोई फरियादी उनके पास में आता था ना, तो उनकी सभी प्रॉब्लम को दूर किया था। तो भाई हम इस बात से भी नकार नहीं सकते हैं कि हाँ ऐसे भी कुछ सिंहासन या ऐसे भी कुछ पावर या चमत्कार होते ही हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से पूरी कहानी चल रही है। अब यहां पर डिसीजन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, आप लोगों को यह बताना है कि भाई दोनों में से क्या हो सकता है, क्या यह साइंस है या फिर क्या यह वाकई चमत्कार है। क्योंकि दोनों पक्ष आपके सामने मैंने रख दिए हैं। अब ये आपके ऊपर है, कमेंट बॉक्स आपके ऊपर पूरी तरह खुला हुआ है, जहां पर आप अपने ओपिनियन दे सकते हो। साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, स्टेप अप एकेडमी को, जहां पर आपको मिलता है इतने सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज, साथ ही साथ में रेगुलर वीडियोस मिलते जाते हैं, और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आपको लगातार मिलते चले जाएंगे। तो बस इसी बात के साथ मैं करता हूं इस वीडियो को एंड, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।